जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी साइंस प्रैक्टिस सेट के तीसरे क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने बिहार एसएससी साइंस प्रैक्टिस सेट का दूसरा क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने महत्वपूर्ण साइंस प्रश्न को डिस्कस करा था। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि फलदार फसलों का अध्ययन या खेती को कहा जाता है। ऑप्शन है फल कृषि, दूसरा है आपका प्रणाली विज्ञान, तीसरा है आपका छिड़काव विज्ञान, चौथा है आपका सब्जियों की खेती। मेरे मित्र, आपसे कहा जा रहा है कि फलदार फसलों का अध्ययन, बेसिकली इसको आप किससे कनेक्ट कर सकते हैं? तो सर, इसको आप स्टडी ऑफ फ्रूट से कनेक्ट कर सकते हैं। किससे कनेक्ट कर सकते हैं? स्टडी ऑफ फ्रूट से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। और इसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? फल कृषि विज्ञान। क्या कहते हैं? फल कृषि विज्ञान। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो प्रणाली विज्ञान की चर्चा की जा रही है, यहाँ पे जो प्रणाली विज्ञान की चर्चा की जा रही है, ये क्या होता है? तो जब हम लोग किसी स्पेशल चीज का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो अध्ययन के क्षेत्रों में, मतलब आप कह सकते हो कि स्टडी के एरिया में किसी किसी टॉपिक का विधिवत विश्लेषण क्या कहलाता है? प्रणाली विज्ञान कहलाता है। तो आप सभी ये कह सकते हैं कि अध्ययन के क्षेत्रों में विशेष टॉपिक का, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अध्ययन के क्षेत्रों में किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो विधि का उपयोग किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रणाली विज्ञान। और भाई बेड़े, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, मेथोडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथोडोलॉजी कहते हैं। मतलब क्या कि किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो हम लोग मेथड का एक्सप्लेनेशन करते हैं, वही हमारा प्रणाली विज्ञान यानी कि मेथोडोलॉजी कहलाता है। छिड़काव विज्ञान, किसी भी चीज के छिड़कने से संबंधित जो स्टडी होगा। साथ ही यहाँ पे है सब्जियों की खेती। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे, या फिर आप स्पेशल हिंट करके यहाँ पे लिख लेंगे इस चीज को, क्योंकि अमूमन जो चीजें हम लोगों को बार बार मिलती रहती है वो तो याद रहता है। जैसे कि यहाँ पे सवाल पूछ लिया गया कि फलदार फसलों का अध्ययन, तो अगर आप पहले से पढ़े हुए होंगे तो आप कहीं ना कहीं फ्रूट को पोमोलॉजी से कनेक्ट कर पा रहे होंगे और यहाँ पे फल कृषि विज्ञान के बारे में सोच रहे होंगे। तो ऐसे ही अगर कहीं पे ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स की बात की जाए, किसकी बात की जाए चला? ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स की बात की जाए, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स की बात की जाए, यानी कि सब्जियों के उगाने की बात की जाए या सब्जियों की खेती की बात की जाए, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे ये किससे संबंधित है? ऑलरेडी कल्चर से संबंधित है। किससे संबंधित है? आप सभी ध्यान में रखना, ऑलरेडी कल्चर से संबंधित है। तो ये चीज आप सभी अपने माइंड में रखेंगे, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा ही सरल सा सवाल और बहुत सारे मित्र इसका बड़े ही आसानी से जवाब दे देंगे। क्वेश्चन करा जा रहा है कि रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी यानी कि रॉकेट प्रपोल्सन टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है? मेरे मित्र, आपसे ये पूछा जा रहा है सीधे सीधे कि जब हम लोग बात करते हैं रॉकेट प्रोपल्सन की, किसकी बात करते हैं? रॉकेट प्रोपल्सन की। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो रॉकेट का प्रणोदन होता है वो किस सिद्धांत पे कार्यरत होता है? क्या कहते हो? आप सभी कहते हो कि गुरुजी अगर ये हमारा रॉकेट है, ये अगर हमारा रॉकेट है, तो हम सभी इस चीज को यहाँ पे फील करते हैं कि रॉकेट में जो फ्यूल होती है, रॉकेट में जो फ्यूल होती है यानी कि ईंधन होती है, सर जब वो बर्न होती है तो ये क्या करती है? गैस एग्जॉस्ट करती है। और ये जितना वेग से गैस एग्जॉस्ट करती है उतना ही वेग से हमारा रॉकेट क्या होता है सर? ऊपर जाता है। तो यहां पे आप क्या देखते हैं कि सर ये एग्जॉस्ट जो कर रही है वो पीछे की तरफ, यानी कि ये इधर बल लगा रही है, जिसकी वजह से रॉकेट आपका ऊपर की ओर जा रहा है। यहां पे क्रिया के विपरीत में प्रतिक्रिया हो रही है, यहां पे आपको क्रिया के विपरीत में प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। और मेरे मित्र, जब आप लॉज ऑफ मोशन की बात करते हो तो न्यूटन साहब ने गति के लिए 3 नियम दिए, जैसा कि आप सबको मालूम है। और अगर हम लोग न्यूटन साहब के गति के तीसरे नियम की बात करते हैं तो तीसरे नियम को क्या कहते हैं?
तो आप सभी कहते हैं कि सर क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूटन साहब का तीसरा नियम कहता है कि सर अगर हम किसी भी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो चीज भी हमारे ऊपर फोर्स लगाती है, और वो क्या होती है सर? अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो यहां पे रॉकेट का प्रपोल्सन भी किससे संबंधित है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये न्यूटन के थर्ड लॉ से संबंधित है। किससे संबंधित है? न्यूटन के थर्ड लॉ से संबंधित है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि रॉकेट का जो प्रणोदन है ये और किससे संबंधित होता है? तो सर संवेग संरक्षण सिद्धांत का भी यहां पे क्या होता है सर? पालन होता है। तो मेरे मित्र ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी होगी, क्योंकि न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जाहिर सी बात है कि न्यूटन के थर्ड लॉ से ही हम लोग संवेग संरक्षण सिद्धांत को प्रूव भी करते हैं, और रॉकेट के प्रपोल्सन में ये दोनों चीजें क्या होती है सर? शामिल होती है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी, रॉकेट प्रपोल्सन टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है? आप सभी कहेंगे गुरुजी न्यूटन के गति के नियम पे कार्य करती है। कौन से गति के नियम? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ पे काम करती है। न्यूटन थर्ड लॉ पे काम करती है। अच्छा मेरे मित्र आप सबों को मालूम होगा फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, आप कहेंगे सर लॉज ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम कहलाता है। न्यूटन के दूसरे गति नियम से हम लोग को क्या मिलती है सर? बल के लिए व्यंजक मिलती है, यानी कि F = ma। और थर्ड लॉ हम लोग को संवेग संरक्षण सिद्धांत को क्या करती है सर? तो प्रूफ करने में मदद करती है। नाउ द पॉइंट इज दैट सर यहां पे ध्वनि परावर्तन की बात की जा रही है, ये ऑप्शन गलत है क्या? ये फिर ध्वनि परावर्तन होता है? बिल्कुल होता है चिल्ला, आप लोगों ने पढ़ा है सुना है। ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग परावर्तन की बात करते हैं तो सीधे सीधे हमारे माइंड में आ जाता है कि गुरुजी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। कुछ ऐसा ही सोचते हैं। तो सिंपली अगर हम रिफ्लेक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग कहते हैं तो क्या कहते हैं सर? बाउंसिंग बैक, मतलब पीछे की ओर लौटना। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जिस तरह प्रकाश के लिए परावर्तन के नियम अप्लाई होते हैं, ठीक उसी तरीके से मेरे मित्र साउंड के लिए भी क्या होता है? तो सर जो रिफ्लेक्शन की फिनोमिना है या रिफ्लेक्शन के लॉ हैं वो सर क्या होते हैं? अप्लीकेबल होते हैं। मतलब क्या हुआ कि सर साउंड भी जो है वो क्या होता है? तो किसी सतह से टकरा करके वापस लौट आती है। और मेरे मित्र जब साउंड किसी सतह से टकरा करके वापस लौटती है तो इसी घटना को हम लोग प्रतिध्वनि यानी कि इको के नाम से जानते हैं। और आप सबों को मालूम है कि साउंड के परावर्तन के लिए हमें क्या चाहिए? तो सर बड़ा परावर्तक सतह चाहिए। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे जो ध्वनि परावर्तन की बात की जा रही है तो प्रकाश के तरह ही ध्वनि का भी परावर्तन होता है। और हम सभी कहते हैं जब ध्वनि परावर्तन की बात करते हैं तो कि जब ध्वनि किसी परावर्तक सतह से टकराकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो इसी प्रक्रिया को ध्वनि परावर्तन कहा जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ध्वनि परावर्तन के कारण ही हमें क्या देखने को मिलता है सर? इको यानी कि प्रतिध्वनि हमें सुनने को मिलती है, प्रतिध्वनि हमें सुनने को मिलती है। तो ये चीजें भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मतलब ध्वनि को परावर्तित होने के लिए जो एक न्यूनतम दूरी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए सर? 17 मीटर की होनी चाहिए। तो क्या होगा? तो सर ध्वनि जो है आपको वो परावर्तित होता हुआ सुनाई पड़ेगा, यानी कि इको यानी कि प्रतिध्वनि के रूप में आपको सुनाई पड़ेगा। नेक्स्ट आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये ऊष्मागतिकी का नाम क्या है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग ऊष्मागतिकी की बात करते हैं तो इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, यानी कि ऊष्मागतिकी कहते हैं। ध्यान में रखेंगे ये क्या है? कई छात्र इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ऊष्मा से संबंधित अध्ययन है मेरे मित्र, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल ऊष्मा से संबंधित नियम ही है, लेकिन थोड़ा सा साइंटिफिक भी याद रहेगा तो चीजें स्पष्ट रूप से हमारे माइंड में रहेगी। क्या है कि जब भी हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स की यानी कि ऊष्मागतिकी की तो आप सभी कहेंगे क्या कि उष्मीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा इत्यादि के विद्युत ऊर्जा एटीसी के साथ संबंध बताने वाले नियम को, उष्मीय ऊर्जा का आपका मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ संबंध बताने वाले स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनामिक्स कहते हैं।
और चला जी याद रखिएगा कि थर्मोडायनामिक्स के कितने नियम हैं सर? थर्मोडायनामिक्स के 2 नियम हैं। और उष्मागतिकी का जो फर्स्ट लॉ है वो किससे संबंधित है? तो सर उष्मागतिकी के पहले नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं सर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण संबंधित, ऊर्जा संरक्षण नियम कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि जो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जुड़ा हुआ है, ऊर्जा संरक्षण नियम से जुड़ा हुआ है। और मेरे मित्र याद रखिएगा कि अगर हम लोग थर्मोडायनामिक्स के सेकेंड लॉ की बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? द लॉ ऑफ इंट्रोपी। क्या कहते हैं? द लॉ ऑफ इंट्रोपी। तो ये चीजें भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या है? क्या द्रव्यमान संरक्षण नियम भी होता है? बिल्कुल होता है चला जी। और जब हम लोग द्रव्यमान संरक्षण नियम की बात करते हैं तो सीधे सीधे ये हमको कहां देखने को मिलता है? आप ध्यान में रखिएगा, केमिस्ट्री में देखने को मिलता है, यानी कि रसायन में आपको देखने को मिलता है। और मेरे मित्र जब हम लोग केमिस्ट्री में द्रव्यमान संरक्षण नियम की बात करते हैं तो हम सभी कहते हैं कि गुरुजी केमिस्ट्री में जो अलग अलग तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, यानी कि रासायनिक संयोजन होता है, उसके लिए हमारे पास मुख्य रूप से 2 नियम है। पहला द्रव्यमान संरक्षण नियम और दूसरा निश्चित अनुपात का नियम है। तो गुणोत्तर अनुपात का भी नियम, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से 2 पे ज्यादा फोकस करते हैं। और द्रव्यमान संरक्षण नियम की जब हम लोग बात करते हैं तो इस नियम के अनुसार कहते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितना अभिकारक डालेंगे उतना ही हमारा प्रतिफल बनेगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी अभिकारक का द्रव्यमान में क्या होगा सर? ना तो क्षय होगा कोई और ना ही कोई उत्सर्जन होगा, वो कांस्टेंट होगा। और मेरे मित्र अगर आपसे ये सवाल करा जाए कि रासायनिक समीकरण को निम्नलिखित में से किस नियम के पालन हेतु संतुलित किया जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन करने के लिए किया जाता है। और ये नियम क्या है? तो आप कहेंगे प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल दोनों का जो द्रव्यमान होता है वो संरक्षित यानी कि नियत रहता है। सीधे सीधे जितना अभिकारक डालेंगे उतना ही हमारा प्रतिफल बनेगा। और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी किसके लिए करते हैं? तो सर इसी नियम को फॉलो करने के लिए करते हैं, या इसी नियम का पालन करने के लिए करते हैं। आइए बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण डैश में होता है। मेरे मित्र अगर आपने हमारा पिछला सेशन देखा होगा तो इस क्वेश्चन को करने में आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप सभी झट से कह दिए होंगे कि गुरुजी न्यूक्लियस। किसके थ्रू सर? न्यूक्लियस। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की, किसकी? यूकैरियोटिक कोशिका की, तो हम लोग कहते हैं कि सर ये वैसी कोशिकाएं होती है जिसमें केंद्रक पूरी तरह से क्या होता है? डेवलप होता है, विकसित होता है। अगर हम लोग बात करते हैं सर टाइप्स ऑफ सेल की एक बेसिक स्तर पे चला तो क्या कहते हैं कि गुरुजी जो कोशिकाएं होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है हमारा प्रोकैरियोट्स, या फिर इसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है यूकैरियोटिक सेल। अब ध्यान देना कि प्रोकैरियोटिक मतलब इसको आप प्रो को प्री से जोड़ सकते हैं, और ये क्या होते हैं सर? बहुत ही परमिटिव सेल होते हैं। इसमें आपको सुव्यवस्थित रूप से केंद्रक दिखाई नहीं पड़ती है, यानी कि आप इसको अविकसित कोशिका की श्रेणी में रख सकते हो। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की तो हम सभी क्या कहते हैं कि सर जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें सुव्यवस्थित या आप कह सकते हो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक मौजूद होता है। या ना हो तो आप सभी इसको लिख ही लो कि इसमें क्या होता है? केंद्रक मौजूद होता है, जबकि इसमें क्या होता है सर? आप सभी ध्यान में रखना कि इसमें केंद्रक मौजूद नहीं होता है। अब मैंने आपको कल के पीछे के सेशन में बताया है कि ये जो यहाँ पे आरएनए की बात की गई है, ये आरएनए क्या है? ये सर आरएनए जो है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड है। क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड है। अब क्वेश्चन है कि आरएनए का संश्लेषण डैश में होता है। मैंने आपको बता दिया न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक भी कहते हैं। अब कोशिका में केंद्रक कहां पे होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम किसी भी सेल की बात करते हैं यानी कि किसी कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका जो है वो एक दोहरी झिल्ली से घिरी हुई रहती है, और इसी झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं सर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में सर कोशिका झिल्ली कहते हैं। और मेरे मित्र इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको एक चिपचिपा सा द्रव रहता है, एक चिपचिपा सा द्रव रहता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि इसी चिपचिपा द्रव में आपको क्या मिलता है? तो सर
एक आपका गोलाकार संरचना मिलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग केंद्रक कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और ये न्यूक्लियस क्या करता है? तो सर ये न्यूक्लियस जो है सर, ये न्यूक्लियस जो है ये आरएनए का उत्पादन करता है। आरएनए का उत्पादन करता है किसके लिए? तो सर जो आरएनए है ये किस में मदद करती है? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करती है। किस में मदद करती है? प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करती है। और ये प्रोटीन का संश्लेषण किसके थ्रू होता है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग राइबोसोम की बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सर राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। तो मेरे मित्र आप सभी ये हमेशा ध्यान में रखना कि आरएनए जो है वो क्या करते हैं? प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करते हैं, जबकि आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड ये किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? आप कहेंगे सर न्यूक्लियस के द्वारा। साथ ही मेरे मित्र याद रखेंगे कि आरएनए की संरचना सिंगल हेलिकल होती है और आरएनए क्या है? गैर अनुवांशिक पदार्थ है। चलो जी, माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जा रही है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका की ऊर्जा गृह कहते हैं। और राइबोसोम यहां पे आपको लिखा हुआ भी मिल रहा है। ध्यान में रखेंगे कि कोशिका के अंदर जो आप ये माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स जिसको हम लोग तारककाय बोलते हैं, राइबोसोम, या फिर आप जो है लाइसोसोम की बात करते हो, या फिर आप वैक्यूल्स की बात करते हो, ये सब के सब क्या है? कोशिकांग है। क्या है सर? कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल्स है। जिस तरह हमारे बॉडी में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग मौजूद हैं, उसी तरीके से कोशिका के पास भी क्या होता है? अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग मौजूद होता है, जिसको हम लोग कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। बहरहाल आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु को किस प्रकार की गति में कहा जाएगा यदि किसी सरल रेखा में चलते हुए उसकी चाल परिवर्तित होते रहती है? समान गति, असमान गति, आवर्ती गति, अनावर्ती गति। मेरे मित्र आपसे कहा जा रहा है कि एक वस्तु को किस प्रकार की गति में कहा जाएगा यदि किसी सरल रेखा में चलते हुए उसकी चाल क्या हो रही होती है सर? परिवर्तित हो रही होती है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी इसको कैसे हम रिलेट करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीके से रिलेट करेंगे। चला जी, आप जरा सा हमको ये बताइए कि ये कोई एक सरल मार्ग है और इस मार्ग की हम नाम दे देते हैं सर ए और बी, और इस पे आप चल रहे हैं और आपकी जो स्पीड है वो हम मान लेते हैं 40 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। चला 40 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट किए और सर इसी स्पीड से आप बी तक पहुंच गए। आपने कहीं पे भी चाल बदला? आप कहेंगे नहीं बदले सर। तो मेरे मित्र जो आप इस पूरे रास्ता को कवर किए हैं वो किस स्पीड से? सर नियत चाल से। किस स्पीड से? नियत चाल से, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से। अब मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि एक हम दूसरा रास्ता लेते हैं, ए और बी ही है, ठीक है। अब इस पे हम यहां पे चौक बना देते हैं, चला ठीक है। ये मान लो सी चौक है, ये मान लो डी चौक है। अब आप यहां से चलना स्टार्ट किए, चला अब यहां तक आए आप जो है वो मान लेते हैं कि 40 मीटर प्रति सेकंड के। अब इस चौक पे रुके, चाय पानी हुआ, फिर आप यहां से यहां आए तो थोड़ा सा स्लो, चलो आज थोड़ा सा अस्थिर चलते हैं 15 मीटर पर सेकंड से। अब फिर यहां से यहां आए, यहां पे भी आए तो आपको लगा कि थोड़ा पानी उनी पी लेना चाहिए। अब फिर यहां से यहां आए 8 मीटर पर सेकंड से, मतलब जितना आप खाना पानी दे रहे हैं आपकी चाल घटती चली जा रही है। तो मेरे मित्र आप क्या देख रहे हो कि यहां पे आपको प्रत्येक स्थिति में आपका जो स्पीड है वो बदल रहा है। तो आप कहेंगे सर यहां हमारा चाल परिवर्तित हो रहा है, यहां हमारा क्या हो रहा है सर? चाल चेंज हो रहा है। अब मेरे मित्र ध्यान देना कि फिजिक्स में जब हम लोग इस तरह की बातें करते हैं तो क्या कहते हैं कि सर जो फिजिक्स में हम लोग चाल की बात करते हैं उसमें हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं। एक हमारा होता है समान चाल और दूसरा क्या होता है हमारा? असमान चाल, ठीक है। अब ये समान चाल जो होता है इसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड से कनेक्ट करते हैं, और क्या कहते हैं कि जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में
बराबर दूरी तय करती है तब वस्तु यूनिफॉर्म स्पीड में है। और जब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि सर जब वस्तु के द्वारा बराबर समय अंतराल में और समान दूरी यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है तब उसकी जो गति होगी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी यानी कि असमान गति होगी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंसर तो आपको यहीं पे मिल गया था कि गुरुजी जब चाल नियत है तो हम नियत चाल कहेंगे या नियत गति कहेंगे, लेकिन बदल रहा है तो हम परिवर्तित चाल या असमान गति कह सकते हैं। लेकिन फिजिक्स में क्या कहते हैं कि सर जब वस्तु के द्वारा बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय की जाती है तब उसकी चाल को समान चाल कहा जाता है, और जब वस्तु द्वारा बराबर समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है तब उसकी चाल को क्या कहा जाता है सर, असमान चाल कहा जाता है। जैसे मेरे मित्र अगर हम यहाँ पे इसी डिस्टेंस को टुकड़ा टुकड़ा में बांट दें और हम आपको कहें कि 2 मीटर में यहाँ 2 सेकंड में 5 मीटर की दूरी कवर हो रही है, फिर अगले 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, तो ये इस तरह से चलेगी तो सर हम उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। लेकिन घटते बढ़ते रहेगा उसको नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। आप कहेंगे सर ये बहुत सिंपल था। अगर हमसे कोई ये पूछ लेगा कि ये बताओ कि गति के मुख्य रूप से प्रकार कितने होते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम कहीं पे भी डिस्कस कर रहे होते हैं टाइप्स ऑफ मोशन यानी कि गति के प्रकार की चिला, किसकी बात करते हैं, गति के प्रकार की, तो हम कहते हैं कि सर मूल रूप से इसको हम 5 कैटेगरीज में रखते हैं। पहला हमारा लीनियर मोशन, पहला हमारा क्या होता है, लीनियर मोशन होता है। दूसरा हमारा क्या होता है सर, सर्कुलर मोशन होता है। और तीसरा क्या होता है हमारा, तीसरा होता है सर ऑस्किलेटरी मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन। और चौथा क्या होता है चिला हमारा, चौथा होता है हमारा पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। और पांचवा क्या होता है चिला, पांचवा होता है हमारा रैंडम मोशन, पांचवा रैंडम मोशन। तो ये चीजें भी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम गति के प्रकार की बात करेंगे तो लीनियर मोशन, इसमें वस्तु सीधी रेखा पर चलेगा। सर्कुलर मोशन, वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलेगा। ऑस्किलेटरी मोशन, किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे झूलते रहेगा सर, जैसे सिंपल पेंडुलम। और सर पीरियोडिक मोशन, वस्तु एक निश्चित अंतराल में आपके समय को, अपने गति को रिपीट करेगा। और रैंडम मोशन, मच्छर की गति। फुटबॉल के मैदान में सर फुटबॉल के खिलाड़ियों के द्वारा किक किया गया जो फुटबॉल घूमते रहता है, कभी इधर कभी अन्य कभी ओन्ने, तो रैंडम मोशन यादृच्छिक गति। मक्खी मच्छर जो भी है सब रैंडम मोशन में चल रहे होते हैं, कभी भिन्न भिन्न आके इधर आएगा चला, कभी भिन्न भिन्न आके इधर आएगा। तो ये चीजें आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गति की अगर हम लोग अन्य प्रकार की बात करेंगे तो ये ऐसे डायरेक्शन के बेस पे भी बात करते हैं। वी कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और अ डायमेंशन मोशन आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज नोन एज 1D मोशन, सेकेंड इज नोन एज 2D मोशन, थर्ड इज नोन एज 3D मोशन। तो इसकी भी चर्चा कर लेंगे सर, कभी क्वेश्चन मिल गया तो। बहरहाल अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एस्थेटिक साइंस। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी की प्रजाति है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, जैसे ही दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी की प्रजाति की बात की जाएगी ना चला, आप सभी कहेंगे सिल्वर अंट। क्या कहेंगे, सिल्वर अंट कहेंगे मेरे मित्र, यानी कि जो आपका सिल्वर चींटी होगा। और यहां पे जो आपका कहा जा रहा है कि सहारा की सिल्वर चींटी, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि सर ये आपने कैसे जाना, तो मेरे मित्र सर्वे के अनुसार दुनिया में जो लगभग 12,000 चींटी की प्रजाति पाई जाती है, 12,000 चींटी के प्रजाति में से 12,000 चींटी के प्रजाति में से एक आपका कौन है, तो सर सहारा की सिल्वर चींटी। ये क्या होती है सर, बहुत तेज दौड़ती है। और मेरे मित्र अगर हम इसके स्पीड की बात करें तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि इसका स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड होता है। और तो और ये अपने शरीर के टोटल लंबाई का 108 गुना स्पीड से क्या करता है, तो सर डिस्टेंस को कवर कर रहा होता है। तो ये चीजें आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपसे सवाल करा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी की प्रजाति है, आप कहेंगे सिल्वर अंट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहा जा रहा है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बहुत ही मतलब इजीएस्ट सवाल है। आप सबों को मालूम है कि केमिस्ट्री में 2 तरह के चेंजेस आपको लगातार देखने को मिलते हैं, पहला फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है चिल्ला, कि उस चेंज में जो हमारा परिवर्तन होगा वह पुनः ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। जैसे पानी को जमा दो तो बर्फ बन जाएगा, अब बर्फ को पिघला दो तो फिर वो पानी बन जाएगा। तो वैसा चेंज जिसमें आपको ओरिजिनल पदार्थ पुनः मिल जाए, फिजिकल चेंज कहलाएगा। और जब केमिकल चेंज की बात करेंगे तो क्या कहते हैं कि सर इसमें जो मूल पदार्थ में परिवर्तन होता है वो गुण फिर से लौट के नहीं आता है, यानी कि परिवर्तित पदार्थ को फिर से मूल पदार्थ में नहीं रिटर्न किया जा सकता। पचा हुआ खाना,
फिर से खाना बन सकता है ना। अब मेरे मित्र जो भोजन पक गया है, मान लो चावल आपने उबाल दिया, तो क्या उबले हुए चावल को आप फिर से चावल के दाना में ला सकते हो? आप कहेंगे नहीं। अब गौर फरमाइएगा कि यहां पे जो ऑप्शन है उसमें कहा जा रहा है कि ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण। तो आप कहेंगे सर ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण जो होगा ये तो ऑक्सीकरण के प्रोसेस में होगा। C6H12O6 जो एक कार्बोहाइड्रेट का रूप है जिसको हम लोग ग्लूकोज के रूप में जानते हैं, ये हमारे शरीर के लिए सरल पदार्थ होता है और हमारी शरीर की कोशिका में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसी सरल कार्बोहाइड्रेट का क्या करती है सर? एटीपी में ऊर्जा के रूप में निष्कासन करती है। तो ये तो एक रासायनिक परिवर्तन है ना गुरुजी? बिल्कुल चला। ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण क्या है? आप कहेंगे सर ये केमिकल चेंज है। क्या है? केमिकल चेंज। 9 पानी को भाप में परिवर्तित करना। पानी को हमने भाप में परिवर्तित कर दिया और मेरे मित्र जैसे ही पूरा पानी हमारा भाप में परिवर्तित हो गया और भाप कहीं पे स्टोर है, अब आप टेम्परेचर को ठंडा कर दो, आग जलाना बंद कर दो, आप देखोगे भाप जो है वो बूंद बूंद पानी के ड्रॉपलेट्स के रूप में नीचे आपको गिर रहा है। पानी आपको फिर से मिल गया और भाप से जो आपको पानी मिलता है, केमिस्ट्री में इसको संघनन यानी कि कंडेंसेशन कहते हैं। और मेरे मित्र पानी को भाप में परिवर्तित करना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। ये क्या है सर? फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज है। जबकि मेरे मित्र अगर हम लोग बात करेंगे दूध से दही, आप कहेंगे दही से फिर दूध प्राप्त नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सर इट इज बिलोंग्स टू केमिकल चेंज। ये किससे बिलोंग करेगा? केमिकल चेंज से बिलोंग करेगा। अब ताप कोयला, गर्म कोयला से क्या फिर से आप कोयला प्राप्त करोगे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, कोयला तो ऐसे ही जीवाश्म पदार्थ है, जीवाश्म फ्यूल के रूप में देखा जाता है। तो आप कहेंगे सर ये भी हमारा केमिकल चेंज हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज हो जाएगा। चला जी, सवाल क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? आप कहेंगे पानी को भाप में परिवर्तित करना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणुओं में पाया जाता है? प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, आरएनए। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ हमें कि जो विषाणु की चर्चा की जा रही है ये विषाणु है क्या? बहुत सारे मित्रों को इसमें कंफ्यूजन होती है। चला जी याद रखिएगा, व्हेन वी डिस्कस अबाउट वायरस, जब हम लोग वायरस के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले तो यही कहते हैं कि सर वायरस का जो अध्ययन है ये कहां किया जाएगा? सर वायरोलॉजी। क्या कहेंगे सर? वायरोलॉजी यानी कि विषाणु विज्ञान। इसकी खोज किसने करा? तो आप सभी ध्यान में रखिएगा, इसकी खोज जो है इवानोव्स्की ने करा था। किसने करा? इवानोव्स्की ने करा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इसको तरल संक्रामक जीव का नाम किसने दिया? तरल संक्रामक जीव किसने बोला? मेरे मित्र याद रखिएगा, लुई पास्चर ने बोला। किसने बोला? लुई पास्चर ने बोला। अब वायरस जो होता है चिला, ये सजीव कोशिका के साथ बहुत तेजी से रेप्लिकेट करता है, लेकिन सर ये जब भी आपको मिलेगा किस फॉर्म में? तो सर नॉन लिविंग के फॉर्म में, यानी कि निर्जीव कोशिका के रूप में। और ये चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पहला चीज जो विषाणु है ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, यानी कि सेल थ्योरी इस पे लागू नहीं होता है, यानी कि सेल थ्योरी का ये अपवाद भी है चेला। क्यों अपवाद है? क्योंकि सर अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी इसको हम लोग अकोशिकीय जीव की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? नॉन सेलुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन सेलुलर कहते हैं। सवाल ये है कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन इसकी संरचना कैसी होती है? इसका बॉडी किस चीज से मिलकर बना होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? विषाणु की संरचना की। किसकी बात करते हैं? विषाणु की संरचना की। तो आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि सर ये जो है आपका एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है और ये विशेष प्रकार का प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल है। बेसिकली ये जो वायरस है वो क्या है? तो आप कहेंगे सर ये न्यूक्लिक अम्ल है। ये क्या है हमारा? एक न्यूक्लिक अम्ल है। लेकिन कैसा? तो सर प्रोटीन विशेष एक न्यूक्लिक अम्ल है हमारा। मतलब आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणु में पाए जाते हैं, तो सर जो प्रोटीन है ये अनिवार्यतः सभी विषाणु में पाए जाते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि विषाणु जो है या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए विषाणु हो सकता है, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता है। और इसीलिए आप लोग पढ़े होंगे या नाम सुनते होंगे, जब वायरोलॉजी की चर्चा की जाती होगी आपके आसपास में, तो किसकी चर्चा की जा रही है, डीएनए वायरस या फिर आरएनए वायरस की। और मेरे मित्र, आप सभी बहुत ज्यादा न्यूज चैनलों के साथ एक्टिव रहते हैं, तो आप हमें एक चीज बताइएगा कमेंट करके कि जो कोरोना वायरस था उसे क्या बोला जाता है, डीएनए वायरस या फिर आरएनए वायरस। आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है, मानव विकास रिपोर्ट, प्रवसन, जीवन प्रत्याशा, शुद्ध प्रभाव अनुपात। तो याद रखिएगा कि प्रवसन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, माइग्रेशन। क्या कहते हैं, माइग्रेशन। ये क्या है, जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारण। क्यों है, तो सर जिस जगह से माइग्रेशन होती है वहां की जनसंख्या दबाव में क्या होती है, तो सर कमी आती है, लेकिन आर्थिक दबाव में वृद्धि होती है। अब धीरे धीरे मान लीजिए कि कोई बाहर जाकर के शिफ्ट हो गया, प्राइवेट जॉब, प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा, अच्छा खासा सैलरी मिलने लगा, वो इतना कैपेबल हो गया कि वो वहीं पे घर बना लिया, उसका परिवार बाल बच्चा सभी वहां पे पढ़ रहा है। तो जिस मूल जगह से वो बिलोंग कर रहा था वहां की तो आबादी कम होगी, वो एक इंसान तो घट गया। तो हम लोग से जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है, आप कहेंगे सर माइग्रेशन जो है वो जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, पिता के गुणसूत्रों के किस संयोजन से लड़की का जन्म होता है। मेरे मित्र, मैंने आपको लाइव सेशन में अच्छे से क्लियर करवाया है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों से उम्मीद करूंगा, सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक अधातु है। पहला है ऑप्शन एल्यूमिनियम, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा मैग्नीशियम और चौथा आपका पोटेशियम। क्या कहेंगे कि गुरुजी एल्यूमिनियम भी हमारा धातु, नाइट्रोजन हमारा अधातु, और मैग्नीशियम हमारा धातु, और पोटेशियम हमारा क्या होगा, धातु होगा। तो सही आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखिएगा कि चलिए जी, अगर हम धातु की बात करेंगे तो धातुएं आपको सामान्यतः ठोस अवस्था में देखने को मिलेगी। धातुएं आपको किस अवस्था में देखने को मिलेगी, सामान्यतः ठोस अवस्था में देखने को मिलेगी। और मेरे मित्र, अगर हम अधातु की बात करेंगे तो आधा आपको अधातु ऐसा मिलेगा जो गैसियस अवस्था में है। तो आप ये कह सकते हो अपने कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए कि सामान्यतः अधातु गैसियस स्टेट में होते हैं, यानी कि गैसियस अवस्था में होते हैं, गैसियस अवस्था में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। मोनेरा बहुकोशिकीय है, प्रोटिस्टा सदैव बहुकोशिकीय होती है, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, कवक में कोशिका भित्ति नहीं होती है। क्या कहोगे कि गुरुजी आपने कल ही बताया है कि जब भी हम बात करते हैं जीवों के वर्गीकरण की तो उसमें 5 वर्गीकरण आता है, मोनेरा, फिर क्या आता है हमारा प्रोटिस्टा, फिर क्या आता है हमारा सर फंगी, फिर क्या आता है हमारा सर प्लांटी, फिर क्या आता है प्लांटे, और फिर क्या आता है गुरुजी एनिमेलिया आता है। प्लांटी, एनिमेलिया, फंगी की बात करते हैं, हम सभी कहते हैं सर ये बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन मेरे मित्र, जब हम मोनेरा की बात करते हैं तो इसमें कहते हैं सर ये प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीव होते हैं। और प्रोटिस्टा क्या होता है, तो सर ये यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होता है, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। और फंगी के बारे में आप सबों ने देखा है कि इसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, काइटिन से। काइटिन से इसकी क्या बनी होती है सर, कोशिका भित्ति बनी होती है, कोशिका भित्ति बनी होती है। और इसका जो न्यूट्रिशन का नेचर होता है वो कैसा होता है, तो गुरुजी ये परजीवी होते हैं। क्या होते हैं सर, परजीवी होते हैं। और मेरे मित्र, प्लांटी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, एनिमेलिया जो है वो क्या है, तो सर जितने भी एनिमल हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे, लेकिन क्या होंगे सब यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर होंगे। लेकिन यहां पे मोनेरा सब प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होगा। तो जो सवाल करा जा रहा है कि मोनेरा बहुकोशिकीय होते हैं, ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि मोनेरा क्या होगा, मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों यूनिसेलुलर होगा। अब प्रोटिस्टा सदैव बहुकोशिकीय होते हैं, ये भी गलत है। कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, बिल्कुल सही है सर, ये तो परजीवी है क्योंकि दूसरे पे डिपेंड होता है। फिर कहा जा रहा है कि कवक में कोशिका भित्ति नहीं होती है। मेरे मित्र, कोशिका भित्ति नहीं होती है
तो फिर कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है, ऐसा हम लोग क्यों कहते हैं? तो आप कहेंगे सर हमको तो कथन सही है चूज करना था, 3 को गलत तो देवे न करेगा, एगो तो मिल गया सही। सही क्या है चला? ऑप्शन नंबर सी कि कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये परजीवी होते हैं। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कि आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए सर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं E=mc² की या फिर सापेक्षता के सिद्धांत की, तो आइंस्टीन का नाम आता है। लेकिन मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नहीं, प्रभाव के लिए नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को क्या किया गया सर? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मित्र लाइट कट गया है, जिस वजह से आगे की क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इस सेशन में 12 क्वेश्चन को ही रखते हैं, अगले सेशन में और क्वेश्चन को इंक्लूड कर देंगे। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये 12 क्वेश्चन आप आसानी से समझ पाए होंगे, और ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।